कौन से पेन से डाल रहे थे तुम? ब्लैक नीले से डाल रहे थे क्या? अच्छा, अंडरलाइन ब्लैक से कर रहे थे। हाँ तो करो, डालो 4 पॉइंट। डाल लिया? लिखो इसके अंदर, अच्छी उपज के लिए, अच्छी उपज के लिए पौधों को, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास, पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास, पीएच परास, परास लिखवाया था ना कल, परिसर, एक विशिष्ट पीएच परास 7.0 से 7.0 से 7.8 पीएच परास की आवश्यकता होती है। की आवश्यकता होती है यदि खेत की मृदा, यदि खेत की मृदा अम्लीय हो जाती है तो, यदि खेत की मृदा अम्लीय हो जाती है तो उसका उपचार, उसका उपचार चूना पत्थर, उसका उपचार चूना पत्थर, ब्रैकेट में सूत्र लिख लेना चूना पत्थर का, CaCO3 बंद करके से किया जाता है, से किया जाता है, जिसका उपचार चूना पत्थर से किया जाता है। बस इतना सही बेटा। इधर देखो, जो खेत की मिट्टी होती है उसका पीएच परास कितना होना चाहिए अच्छी उपज के लिए? 7 से 7.8। ठीक है, अगर इससे अगर कम पीएच हो जाएगी किसकी, मिट्टी की, तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी बेटा? अम्लीय हो जाएगी। अब अम्लीय को अपन क्या करेंगे, उस अम्लता को खत्म करने के लिए उसमें क्या डालेंगे? चूना पत्थर। क्या डालते हैं? चूना। तो फिर वापस उसका पीएच का मान क्या हो जाएगा? यानी बैलेंस में आ जाएगा ना, तो वापस अच्छी उपज अपन को उपलब्ध होने लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद में 5वां पॉइंट डालो बेटा। 5वां पॉइंट लिखो, पशुओं एवं पौधों द्वारा, पशुओं एवं पौधों द्वारा पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, रसायनों से आत्मरक्षा, पौधों एवं जंतुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या बोला था? पशु एवं पौधों द्वारा। हाँ तो जंतु लिख लो, पशु लिख लो, क्या दिक्कत है? जंतु तो है, जानवर ही तो है। जंतुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, यही है ना?
डाल लिया, लिखो बेटा इसमें। ऐसे करो, ये है ना, इसके नीचे जस्ट लाइन मत छोड़ना और एरो लगा के लिख लो। दोनों के लिए अलग अलग लिखवा दूंगा, जंतु के लिए अलग लिखवा दूंगा और पेड़ पौधों के लिए अलग लिखवा दूंगा, ठीक है। अरे इसके जस्ट नीचे एरो लगा के लिख लो, लिखो मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का डंक, डंक ऐसे लिखना बेटा, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल, एक अम्ल, ब्रैकेट में लिखो बेटा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक, अरे फार्मिक लिख लो, फार्मिक अम्ल लिख लो, फार्मिक अम्ल, ब्रैकेट बंद, छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल, ब्रैकेट में क्या लिखा, फार्मिक अम्ल लिख लो, मेथेनोइक अम्ल लिख लो, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में अनुभव होता है, डंक मारे गए अंग में, डंक मारे गए अंग में, अंग में बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल सार को, जैसे दुर्बल सारक कर लेना, जैसे दुर्बल सारक, जैसे दुर्बल सारक के उपयोग से, जैसे दुर्बल सारक के उपयोग से आराम मिलता है। इधर देखो बेटा, वहां पे मैं कुछ जीवों में वो लिखवाया था ना अम्लों के नाम, जैसे नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, और चींटे में पाया जाता है, और वहां पे मधुमक्खी का नहीं लिखवाया था ना, तो यहाँ से याद कर लेना, ऊपर लिख लो या वहां लिख लेना, देख लो तुम्हारे हिसाब से, यहाँ लिखवा दिया मैं ब्रैकेट में, ठीक है ना। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, जो नेटल के डंक में था और चींटी के डंक में था, वो ये सेम, ठीक है। कहीं पे भी लिख लो, चाहे जो ऊपर लिख लो। ऐसे लिख लो, पर मधुमक्खी के डंक में उपस्थित अम्ल, फिर एरो लगा के लिख लेना, मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। इधर देखो बेटा, जब मधुमक्खी अपन को काटती है ना, जो उसका डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। जैसे ही वो अपने जिस भी अंग पे चुभाता है तो अपन को क्या होता है, दर्द व जलन का अनुभव होता है। तो उस दर्द को समाप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, उस पर बेकिंग सोडा, जिसे बोलते हैं अपन मीठा सोडा, होता है ना अपने घर में। उस जो मीठा सोडा होता है उसको जहाँ पर जिस अंग पर अपन को काटता है उस पर उसका क्या कर लेते हैं, इसे लगा लेते हैं उसको, तो उसकी अम्ल की मात्रा को क्या कर देता है बेटा, उदासीन कर देता है। क्या कर देता है, उदासीन करता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, सार होता है। क्या होता है, सार होता है, ठीक है। तो अपन क्या होता है, उससे उस दर्द से मुक्ति पा लेते हैं, ठीक है।
अब दूसरा एरो लगाओ बेटा। अब पौधों के नई लाइन में छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखना। हाँ कर लो, तुम्हारे जैसे जैसे अच्छा लगे तुम्हारे। लिखो बेटा नेटल, इसको थोड़ा डार्क कर लेना, ये नेटल को। नेटल के डंक वाले बाल, नेटल के डंक वाले बाल। नेटल के डंक वाले बाल, कौन सा अम्ल होता है बेटा इनमें? मेथोनियम अम्ल होता है ना। आप और फार्मिक अम्ल नहीं बेटा, उसको फार्मिक अम्ल बोलते हैं, दो नाम है उसके। ऐसे मत बोलना कि फार्मिक अम्ल अलग है मेथोनिक अम्ल अलग, ठीक है बेटा? एक मतलब उसका मतलब दो नाम है उसका, ठीक है? कहां तक लिखा? नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं। मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं, जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। पारंपरिक, हाँ पारंपरिक, पारंपरिक तौर पर डंक वाले स्थान पर इसका इलाज डॉग पौधे की पत्तियां, डॉग पौधे की पत्तियां रगड़कर किया जाता है। डॉग पौधे की पत्तियां रगड़कर किया जाता है। बस हो गया बेटा। नेटल क्या था? एक पौधा, उस टाइम पे बताया था ना बेटा, नेटल एक पौधा होता है ना, तो उसकी जो पत्तियां होती है ना, उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे मतलब कांटे के जैसे बाल निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? कांटे के जैसे बाल। अब जैसे अपन उसके पास में से जाते हैं, तो अगर अपने पैर में या कहीं पे चुभ जाता है ना, क्या हो जाता है? चुभ जाता है, तो वो क्या करता है? मेथेनोइक अम्ल छोड़ देता है अपने अंगों के अंदर। क्या करता है? मेथेनोइक अम्ल छोड़ देता है। तो उसमें भी जैसे मधुमक्खी में जलन होता है ना, वैसे सेम, दोनों में सेम अम्ल है ना बेटा, तो उतना ही जलन या दर्द उसमें होता है, ठीक है? तो फिर उसको समाप्त करने के लिए कौन से पौधे का? डॉग पौधे की पत्तियां रगड़ी जाती है। ये क्या होती है? सार की होती है, ठीक है? क्या होती है? सार की होती है। अब बेटा एक बुक के क्वेश्चन निकालो, बुक के क्वेश्चन। हाँ बेटा, हाँ कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अपन को जो किताब लिख रखा है ना बेटा, वही लगाना है अपन को, ठीक है? अपन को क्या है? नई नई दवाइयों का आविष्कार नहीं करना है, ठीक है? जो इसमें दे रखा है बेटा वही लिखना है, ठीक है ना? वहां पे एग्जाम में आ जाए क्या? एग्जाम में आ जाए कि नेटल के डंक से के जलन से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो डॉग पौधों की पत्तियां रगड़नी चाहिए, ऐसे लिख के आना है। अगर किसी के दिमाग में नहीं आ रहा तो फिर लिख के आ सकते हैं, लेकिन मैं नंबर नहीं दूंगा। वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो तुम्हारे को दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है बेटा? अपन को क्या है? किताब के अकॉर्डिंग चलना है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है नहीं बिल्कुल भी। अब बेटा नीले वाले क्वेश्चन निकालो, पेज नंबर 31 पे।
डाल लेना, वो क्या डालते हैं जैसे, हाँ बुक क्वेश्चन पेज नंबर कितने है, 31 है ना? नहीं, बुक में भी 31 ही है क्या पेज नंबर? डाल लो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन की जगह छोड़ दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के उसकी जगह छोड़ दो, घर से उतारना है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। आपके पास 2 बिलियन ए व बी है। 2 बिलियन है अपने पास, कौन कौन से बेटा? ए और बी, ठीक है। बिलियन ए के पीएच का मान कितना है बेटा? पीएच कितनी है ए की? 6। और बिलियन बी के पीएच का मान कितना है? 8 है, ठीक है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? किसकी होगी बताओ? हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा किसमें होंगे? ए में होंगे ना बेटा, क्योंकि पीएच 7 से कम है ना, तो अपन को पता है 7 से कम क्या होता है? अम्लीय होता है ना। और ये तो क्षार है, तो इसमें तो H प्लस आयनों की सांद्रता कम होगी, तो सबसे ज्यादा किसमें बेटा? इसमें, ठीक है। किसमें? ए में, ठीक है। इसके बाद में लिख रखा है इसमें से कौन अम्लीय तथा कौन क्षारकीय है? तो ए वाला 2 अम्लीय और बी वाला क्षारकीय। आंसर लिखो बेटा इसका। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, आंसर लिखो। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विलयन ए में अधिक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, बेटा हाइड्रोजन आयन ऐसे नहीं लिखते, अधिक है। अरे हाइड्रोजन आयन बोल रहा हूँ तो हिंदी में लिखना, ऐसे मत लिख लेना H2 आयन, या फिर H प्लस लिख लेना, H प्लस आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विलयन ए में अधिक है। इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ए विलयन अम्लीय है, ए विलयन अम्लीय है तथा ए विलयन अम्लीय है तथा बी विलयन क्षारकीय है, तथा बी विलयन क्षारकीय है। बस यही 2 पूछ रहा है इसमें, यही आंसर है इसका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया क्या? इसमें क्या दे रखा है? H प्लस आयनों की सांद्रता का
अब इधर देखो बेटा, ये बोल रहा है कि H प्लस आयनों की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर H प्लस आयनों की सांद्रता अगर विलयन के अंदर बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। अगर H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो pH का मान घटेगा या बढ़ेगा। H प्लस आयनों की सांद्रता अगर विलयन के अंदर बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो pH का मान घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा था क्या कि सबसे कम pH मान जिसका होगा उसमें H प्लस आयनों की सांद्रता अधिक होगी ना। जैसे 0 से 7 तक था ना, तो 0 वाला या 1 वाला जो pH मान वाला विलयन था उसकी में H प्लस आयनों की सांद्रता क्या थी, अधिक थी ना। तो अगर H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो pH का मान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर H प्लस आयनों की सांद्रता घटेगी, क्या होगी, H प्लस आयनों की सांद्रता अगर घटेगी तो क्या होगा, तो pH का मान बढ़ेगा, यानी OH माइनस आयनों की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आंसर लिखो इसका, लिखो आंसर लिखो। H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ने पर pH का मान घटता है। pH का मान घटता है। H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ने पर pH का मान घटता है तथा विलयन अम्लीय कहलाता है। तथा विलयन अम्लीय विलयन कहलाता है। लिख लो, कैसे भी लिख लो। तथा विलयन अम्लीय कहलाता है। यदि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ऐसे लिख लो, यदि H प्लस आयनों की सांद्रता यदि H प्लस आयनों की सांद्रता घटती है तो OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ती है। तो OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ती है। अर्थात यदि H प्लस आयनों की सांद्रता घटती है तो OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ती है, अर्थात pH का मान भी बढ़ता है। अर्थात pH का मान भी बढ़ता है। तथा विलयन, कहां से बोलूं, अर्थात pH का मान भी बढ़ता है। अर्थात pH का मान भी बढ़ता है तथा विलयन क्षारीय विलयन कहलाता है। तथा विलयन क्षारीय विलयन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारीय क्यों होते हैं? pH स्केल बनाया था ना बेटा, अपन ने बनाया था ना। इधर देखो, इस प्रकार से मैंने pH स्केल बनाया था, ऐसे। अब यहाँ पे लिखा था मैंने बेटा H प्लस और इधर OH माइनस। अब ये जो आरेख है ना बेटा, ये पूरा ये किसका है बेटा, OH माइनस का। किसका है, OH माइनस का।
हाँ बेटा, अरे ये जो रीडिंग जा रही है ना, ये इधर अपन यहां से मानेंगे, मानने में कंफ्यूज मत हो तुम, लेकिन तुम इतना सा समझ लो, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है कि क्या सारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं। अब सारकीय विलयन अपन को पता है 7 से ऊपर होता है ना बेटा, तो इसमें H प्लस आयन होते हैं क्या। अब इधर देखो ये H प्लस वाला जो इसी रहा है ना, तो इसकी वजह से अपन को मानना पड़ता है कि हाँ H प्लस आयन होते हैं। ये आ रहा है ना यहाँ तक pH स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। इधर देखो, अरे बेटा इसके अकॉर्डिंग देखो, ये देखो, ये जो मैंने आरेख बनाया था, क्या बनाया था, आरेख। अब ये ऊपर वाला जो ये पोर्शन बन रखा है, ये पूरा ये किसका है बेटा, H प्लस का। किसका है, H प्लस का। और नीचे वाला ये किसका है, ONH माइनस का, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे कितना था बेटा, 7, इधर 0, इधर 14। अब 7 से ऊपर अपन क्या माने थे, सारिये माने थे ना, और इधर क्या माने थे, अम्लीय। अब मेरे को बताओ कि इधर H प्लस आयनों की सांद्रता ज्यादा है या OH माइनस आयनों की सांद्रता ज्यादा है, H प्लस की ज्यादा है ना। तो H प्लस आयनों की सांद्रता ज्यादा होने के कारण OH माइनस आयन को तो शो होने नहीं देता है, क्या नहीं होने देता, प्रदर्शित होने नहीं देता कि ये सार के भी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार के विलयन में, ये जो सार के विलयन है ना बेटा, इसमें H प्लस आयन होते हैं क्या, तो अपन इसके अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा कि हाँ होते हैं, है ना। लेकिन सार के क्यों होते हैं भाई, H प्लस तो आयन होते हैं, लेकिन फिर भी सार की क्यों है। अपन को पता है कि जहां पर H प्लस आयन होता है वहां पे तो क्या होता है, अम्ल होता है ना। लेकिन यहाँ पर OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक होने के कारण ये H प्लस आयन को क्या नहीं होने देता, H प्लस के गुणों को प्रदर्शित ही नहीं होने देता, इस वजह से सार की कहलाता है, ठीक है। अपन को तो इतना सा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आंसर लिखो बेटा इसका। लिखो, सारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, सारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं। H प्लस आयन होते हैं, लेकिन सारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, लेकिन इनमें OH आयनों की सांद्रता अधिक मात्रा में होती है, लेकिन इनमें OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक मात्रा में होती है। लेकिन इनमें OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक मात्रा में होती है, इसलिए यह सारकीय होते हैं। ठीक है, अपन एग्जांपल ले लेते, जैसे मान लो कोई अपने पास जल है, सिंपल सा बता रहा हूँ, क्या है बेटा अपने पास जल। अब जल के अंदर अपन अगर क्या डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं। अब नमक तो कम मात्रा में डाल रहे हैं, और उसके अंदर चीनी भी डाल रहे हैं, चीनी क्या डाल रहे हैं, अधिक मात्रा में डाल रहे हैं। तो अपन को वो नमक का थोड़ी टेस्ट आएगा, किसका टेस्ट आएगा कि मिठाई है। इसी प्रकार से बोल रहा है कि H प्लस आयन सारे में तो होते हैं, लेकिन OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक होती है, यानी जैसे चीनी की मात्रा अधिक होगी ना, तो वो सार के गुण प्रदर्शित करेगा, यानी मीठा गुण ही प्रदर्शित करेगा। इतना सा याद रखना है, ये गुण प्रदर्शन है, जिसकी मतलब जो संख्या में ज्यादा होंगे उसकी पावर ज्यादा होगी। तो अब ये OH माइनस आयनों की सांद्रता ज्यादा है ना, H प्लस आयन तो होते हैं, लेकिन OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक होने के कारण ये विलयन क्या होगा, सारीय होगा, ना कि अम्लीय। हाँ बेटा, अरे बेटा मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, खट्टा मीठा हो गया, तुम्हारे को समझा रहा हूँ भाई, जैसे कम मात्रा में वो, जैसे उसके अंदर क्या हो, नमक हो, और अधिक मात्रा में चीनी हो, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। कब करेगा बताओ? हाँ?
7.8 से कम होगा तो बेटा वो कितने तक कम होगा? 7 से कम होना चाहिए। 7 से 7.8 लिखवाया था ना बेटा मैंने। अब 7 से कम होगा, यानी 7 से कम होगा तो अब ये इसमें क्या मिला रहा है? सारे मिला रहा है, सारे के सारे सारे है ना, सारे है ना बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र लिख रखा है ना इधर, CO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, है ना, ये सारे के सारे। और एक कैल्शियम कार्बोनेट यानी चौक। ये तीनों कब डालेगा? जब मिट्टी के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? मिट्टी की अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, तभी तो सार का उपयोग करेगा। अगर सार की मात्रा बढ़ रही है, क्या अगर सार की मात्रा बढ़ेगी तो फिर अम्ल डालेगा। वो क्या करेगा? अम्ल डालेगा, ठीक है। और वो पीएच का मान कितना करेगा? 7 से 7.8 के बीच लेकर आएगा, ठीक है। लिखो बेटा इस आंसर लिखो इसका। जगह छोड़ दो इसकी, अभी समझ में आ जाएगा। अरे 7 से 7.8 होती है ना अच्छी उपज के लिए, होती है ना। अगर 7.8 ये तो क्या है, मतलब इसकी फसलों के मतलब पैदावार के लिए अच्छा पीएच है। कितना? 7 से 7.8, ठीक है। अब 7 से 7.8 अपन को पता है सार की होता है ना सार की, लेकिन वो फिर भी सार डाल रहा है। क्या कर रहा है? फिर भी सार डाल रहा है। अपन को पता है इसमें क्या चौक दे रखा है, एक तो दे रखा है ना, ये सारी चीजें डाल रहा है। अब वो अपन को पता चल गया कि ये सार क्यों डाल रहा है, क्योंकि मिट्टी अम्लीय होगी, इस वजह से डाल रहा है। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आंसर लिखो इसका। खेत की मृदा अम्लीय होने पर, इतना सा आंसर है इसका। खेत की मृदा अम्लीय होने पर, खेत की मृदा अम्लीय होने पर, चौथे का आंसर है बेटा। इसके बाद में रेड पेन से बेटा 7 नंबर की हेडिंग डालो, लवण। अब अम्ल और सार का काम खत्म हो गया, अब लवण ही लवण पड़ेंगे। लवण किस प्रकार से बनाते हैं बेटा अपन? बस इतना सा चीज याद रखना है अपन को, ठीक है। और जगह बन रहे थे अमल, बन रहे थे ना, जैसे अम्ल की अभिक्रिया अगर धातुओं से करवाई जाती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा था ना बेटा। तो उनको तो अपन को याद नहीं रखना, लेकिन इतनी सी बात याद रखनी है कि जो अपन लवण बनाएंगे वो किससे बना रहे हैं? अम्ल और क्षार से, ठीक है। तो 7 नंबर पे हेडिंग डालो, रेड पेन से डालना है। लवण, डालिए बेटा। अब इसके अंदर लिखो, वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की क्रिया से बनता है, वह पदार्थ जो अम्ल व क्षार की क्रिया से बनता है, अम्ल व क्षार की क्रिया से बनता है, उसे लवण कहते हैं, उसे लवण कहते हैं, उसे लवण कहते हैं। अब बेटा इसके अंदर ग्रीन पेन से ए पॉइंट डालो और उसमें लिखो लवण परिवार। लवण परिवार ग्रीन पेन से डालना बेटा, हरे पेन से ना। डाल लिया बेटा। इसमें लिखो
लवण परिवार डाल लिया। अब इसके अंदर यहां से लिखो बेटा, लिखो समान धन, समान धन, समान धन, समान धन या ऋण, समान धन या ऋण, समान धन या ऋण। मुल्लक जानते हो ना, किसे बोलते हैं? हाँ, नो को, ठीक है। समान धन या ऋण मुल्लक, ब्रैकेट में आयन भी लिख लेना। वाले लवणों को, वाले लवणों को एक ही प्रकार, सॉरी, एक ही परिवार का लवण कहा जाता है। एक ही परिवार का लवण कहा जाता है। एक ही प्रकार का लवण कहा जाता है। परिवार बोल रहा हूं मैं, हाँ तो परिवार कर लो। एक ही परिवार का लवण कहा जाता है। प्रकार ही लिखा था, इधर तो परिवार लिख रखा है यार, तुमने प्रकार लिख लिया। इधर परिवार, उधर भी परिवार। पहले प्रकार बोला था, फिर मैं ऐसे बोला था कि सॉरी परिवार लिखो। अब तुम्हारा दिमाग जाने कहाँ पे था। लिख लिया बेटा। अब नीचे हाँ, क्या क्या क्या, अभी समझा रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। अब जैसे डालो फिर समझ में आएगा कैसे होता है। जैसे नीले से डाल लो ना, अंदर ही डाल, जैसे बाहर डाल लो, जैसे लाइन के बाहर डाल लो, ये लाइन के से बाहर डाल के यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखना और फिर लिखना सोडियम का परिवार। ऐसे लिखो, सोडियम लवण का परिवार। सोडियम, नीले पेन से लिख लो, सोडियम लवण का परिवार। अब इधर देखो, सोडियम के परिवार देखते हैं मन। नहीं, अंडरलाइन नहीं करना, अंडरलाइन मत करना इसको। इसमें एग्जांपल लिखवा रहा हूँ मैं तुम्हारे को। अब मैं पूछूंगा तुम्हारे को, उदासी नहीं कराना, फिक्र अच्छे से याद है ना तुम्हारे को। जिसको याद नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बोल दूं। उदासी नहीं कराना, बिक्रिया लवण बिना बनाना वहीं से सीखेंगे, बने ना। इधर देखो बेटा, मैं सबसे पहले पूछता हूं तुम्हारे को। हाँ, इधर देखो बेटा, NaOH प्लस HCl क्या बनेगा बताओ? NaCl, इससे कुछ मतलब नहीं है भाई अपन को। तो ये NaCl क्या हो गया? किसका? सोडियम परिवार का। तो सोडियम आ रहा है ना इसके अंदर, तो सोडियम परिवार का क्या हो गया? ये लवण हो गया। ठीक है, और बताओ बेटा, बताओ देखे और किस किस से बनाए थे अपन? इधर देखो, मैं बता ऐसे कर देता हूं, इधर देखो, Na2SO4 है ना। अब ये किस किस से बनाए तुम्हारे को पता चल गया होगा। किस किस से बनाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाए एक तो ना, और एक H2SO4 से, उसे बनाए ना। तो इसमें भी सोडियम आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? सोडियम परिवार का लवण। ठीक है, अब इधर देखो, ये इसके अंदर क्लोरीन भी आ रहा है ना, तो अपन अभी ये पढ़ेंगे क्लोराइड परिवार के लवण, तो उसमें भी लिखेंगे NaCl, क्योंकि इसमें Cl आया तो क्लोराइड परिवार का लवण भी हो गए। किसका? क्लोराइड परिवार का भी। तो सोडियम आ रहा है तो सोडियम परिवार का ये हो गया, ये भी हो गया। और बताओ बेटा, और बताओ क्या कहते हैं? हाँ, सोडियम के बताओ। इधर देखो, NaNO3 लिख लेता हूं, NaNO3 सही है ना।
HNO3 से प्लस NaOH से। ठीक है, लिखो। अब इधर सामने लिख लेना बेटा, तुम्हारे छोटा सा F1 है, इसके सामने एरो लगा के तीनों लिखो। एक में लिख देता हूं अभी। Na2CO3। हाँ, लिख दो बेटा, नीचे लिख लो। अगर लाइन में नहीं पाया तो नीचे लिख लो। फिर यहाँ जो सेकंड वाला लिखोगे ना, एक पॉइंट डाल के, तो उसमें आ गया तो फिर एक लाइन छोड़ के नीचे से कर लेना। अब पोटेशियम परिवार के लवण बता दोगे ना इसके अकॉर्डिंग? पोटेशियम परिवार के लवण बताओ बेटा, इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं अपन डायरेक्ट। KCl हो जाएगा, सही है ना? K2SO4 हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा। बस ये 3 लिख लो इसमें। एग्जाम्पल पूछ लेगा वो भाई, जैसे सोडियम परिवार के 2 लवण लिखिए, ऐसे पूछेगा है ना एग्जाम में। ये भी लिख लो, फिर क्यों छोड़ते हो? K2CO3 है ना? क्यों सही है बेटा? हाँ तो तुम लिख लो ना, तो वो तो आगे पीछे क्या दिक्कत है, कैसे पढ़ाओ। अब इधर देखो, अब नीचे तीसरे नंबर पर लिखना तुम, और घर पे करके लाना। ठीक है बेटा? तीसरा लिखो बेटा, क्लोराइड परिवार के लवण। क्लोराइड परिवार के लवण, क्लोराइड परिवार के लवण। अब बेटा इधर देखो, इनमें से ये ना दो, तो एक तो NaCl है क्लोराइड का, और एक KCl है ना, NaCl, KCl, और एक और है NH4 NH4Cl। कोई बात नहीं, ठीक है बेटा? बाकी अपन 2 और करेंगे कल, है ना? ये हो जाएगा। अब तो तुम्हारे टेस्ट और आ गए, मेरे को पता नहीं है। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे बेटा, है ना?